नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो स्टार्ट का जो एग्ज़ाम है इसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर को, और यहाँ पर हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो करने वाले हैं और उसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर करेंगे। और सभी के सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखने में आया है कि जो यहाँ पर पूरा जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चन पेपर दोबारा से रिपीट होकर आ रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पर सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये आ जाएं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है कि पूर्व अधिगम के द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया के द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना है। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया के द्वारा मतलब जोड़ के द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना, ये किस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण है? ऊर्ध्वाधर, अनुक्रमिक, पार्श्वीय या द्विपार्श्वीय। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो इसे क्या कहा गया है? इसे अनुक्रमिक कहा गया है। तो पूर्व अधिगम के द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, तो यह है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक किससे संबंधित है? विधि विज्ञान पक्ष से, सामाजिक कार्य या मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है, और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार का अधिगम का कारक जो है सामाजिक पक्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इनमें कौन सी योजना है जो विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता, वास्तविक विषय समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, बालकों के समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना। तो यहाँ पर एक नहीं माना गया है, और नहीं कौन सा है? तो ये ऑप्शन 1 वाला कि विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता को मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। तो यह सही उदाहरण है। केवल आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा, न तो आंतरिक और न ही बाह्य अभिप्रेरणा का। तो रोहन क्या बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि इसमें आगे क्या होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर उदाहरण है ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? तो इनमें से कौन सी जो अच्छी आकलन योजना को माना गया है? विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना, या आकलन के उद्देश्यों के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। तो यहाँ पर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए एक अच्छी आकलन योजना जो मानी गई है तो ये ऑप्शन 1 वाली है, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कोलबर्ग के सिद्धांत में जिस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है, पूर्व प्रचलन स्तर, प्रचलन, पश्च प्रचलन स्तर या आपसी अंतःवैयक्तिक स्तर। तो ये जो कोलबर्ग जो है इनका कौन सा सिद्धांत था? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है, और ये जो माना गया है ये होता है ऑप्शन 3 वाला, पश्च प्रचलन स्तर। कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा, इस समस्या का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है।
अनुवांशिकी, वातावरण, प्रारंभिक और बाद के अनुभव के द्वारा, या सत्ता अर्थात निरंतरता के द्वारा। और यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला है, तो वातावरण के द्वारा। तो इस विकास का मुख्य प्रभावित होता है वातावरण के द्वारा। एक वातावरण जो होता है इसका बच्चे के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है कि वहाँ का माहौल कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक आधारित आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। एक बहुचयनात्मक परीक्षण देना, विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य करवाना, विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्य पत्रक करने को देना जिसमें उन्हें उनकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना हो, विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन पर समर्थनात्मक खंडन कीजिए। तो इनमें से कौन सी योजना है जो विद्यार्थियों में क्रांतिक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करेगी, मतलब उनमें क्रांति की भावना को बढ़ाएगी, उसको दिखाती है। जैसे आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसी की भावना आपके अंदर आ जाती है, तो वो उसी प्रकार यहाँ पर क्रांति की बात हुई है और इसमें जो माना गया ऑप्शन 4 को माना गया है। तो आप जब उन्हीं से संबंधित चित्र वगैरह या जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी कहानियाँ अगर बच्चे को सुनाए तो उन्हीं के फिर अंदर जो उसकी भावना आएगी। अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो क्रिकेट की आएगी, और क्रांति वाले अगर आप देखेंगे तो क्रांति की आएगी, और अगर आप फिल्म में लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो उसी लड़ाई झगड़े की भावना आपके अंदर आती है। तो यही जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 वाला। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियाँ निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तादात्म्य मतलब पहचान संकट का, पहचान उपलब्धि का, पहचान विलंबन, या पहचान मोचन निषेध फोरक्लोजर का। तो एरिक्सन के अनुसार है यहाँ पर समाज में किशोर किशोरियाँ कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं, और वह वाली जो अवस्था ये ऑप्शन 1 वाली है, तादात्म्य, पहचान आधार संकट। अगला क्वेश्चन है, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना। तो किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कार्य क्या होगा। विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, बालकों को क्रमवार समक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना या फिर निर्माण करना। तो किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो होता है ये ऑप्शन 2 वाला है, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। तो पहले जब उनके सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाए, बच्चे उस पर चिंतन शोध करेंगे, फिर उसका उपचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो जिनकी दृष्टि न्यून कौन से माने जाएंगे, जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होगी। 20-70 से 20-200, दोष निवारक लेंस के साथ 20-20, दोष निवारक लेंस के साथ 6x6, या 20-10 से 20-30। तो तीक्ष्ण है यहाँ पर, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है, मतलब देखने की क्षमता। तो यह है ऑप्शन ए वाली, 20/70 से 20/200। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता शिशु केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। तो वह है अन्वेषी अधिगम, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम, समस्या आधारित अधिगम, या प्रयोजना आधारित अधिगम। तो अधिगमकर्ता शिशु केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। तो वह होता है, और वह माना गया है ऑप्शन 2 वाला, क्या है, मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता, और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है। तो ये किसका संकेत है। अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता विकार का, मंद अधिगमकर्ता का, मानसिक मंदता, या स्मृति लोपन का। और यहाँ पर जो रहेगा तो ये ऑप्शन ए वाला है, अवधान न्यूनता विकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंध है। स्किनर, सैगलर, प्याजे, या बंडोरा का।
तो ये सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत किनका था? अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से जो इसको हल कर लोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला है, अल्बर्ट बंडूरा। तो बंडूरा का सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित है। अब आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक संज्ञान सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोनफेनब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं काल, सूक्ष्म, बृहत या बाह्य तंत्र से। तो ब्रोनफेनब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार, और इनके अनुसार जो है ये ऑप्शन 2 वाला है, सूक्ष्म तंत्र। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी को सहायता से करना संभव हो, वह क्या कहलाती है? तो ये जो वाइगोत्स्की जो है इनके अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो। स्कैफोल्डिंग, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, निर्देशित सहभागिता या आसन विकास क्षेत्र। तो ये जो यहाँ पर माना गया है इसमें ऑप्शन 4 हमारा रहेगा। तो इसे क्या है, आसन विकास का क्षेत्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो ये जो जीन पियाजे हैं इनके कौन सी विशेषता बालक के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्कना, आदर्शवादी, स्थानिक या अमूर्त तर्कना। तो यहाँ पर एक इसमें नहीं है और नहीं जो है फिर ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो ये स्थानिक तर्कना इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर परोल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दिखाते हैं। तो पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक जो बुद्धि है उसको दिखाते हैं, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून है। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है। तो पारुल को मुख्यतः है, तो ये बीमारी जो है विकार उससे संबंधित है। तो वही विकार फिर यहाँ पर इसमें पूछा गया है, डिस्कैकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेजिया। तो इसमें अगर देखें तो हम यहाँ पर, जबकि उसके पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के गणित अत्यधिक न्यून है, तो पढ़ने के संबंधी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड थे, तो यहाँ पर पठन विकार वाला देखना है आपने, और ये ऑप्शन 3 वाला है, डिसलेक्सिया। अगर ये कुलिया होता है तो ये गणित जब से संबंधित होता है, तो ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सबसे अधिक सही है? आपके जीवन में आपके लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आपने जीवन को किस प्रकार संगठित कर सकते हैं? आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं? तो इनमें कौन सा प्रश्न है जो विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सबसे अधिक सही होगा? और सबसे अधिक जो सही माना गया है ये ऑप्शन 3 वाला सही माना गया है। आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सबसे अधिक सही होगा? तो विवेचना करने पर कि आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशिष्ट कक्षा, उपचारात्मक शिक्षण, त्वरण, सामान्य कक्षा में संवर्धन। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए और नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 वाला है। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए इनमें से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? ये होता है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बाध्यता, मनोग्रसित तंत्रिका ताप, तंत्रिका विकास विकार या बुलिमिया नर्वोसा। और इसे जो माना गया है ये ऑप्शन 4 वाला माना गया है, बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सबसे अधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा है कथन है जो समावेशी शब्द को सबसे अधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करेगा? और ये है ऑप्शन 4 वाला, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा संवेगों की प्रकृति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो संवेग के बारे में, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम के द्वारा प्रवर्तित हो जाती है। संवेग जीव की स्थायी अवस्था है। संवेग आंतरिक उद्दीपनों के द्वारा जागृत होते हैं। संवेगों की निश्चित भाव अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ लिए होती है। तो यहाँ पर एक सही कथन माना गया है और ये ऑप्शन 1 वाले को सही माना गया है कि संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम के द्वारा प्रवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के लिए अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं, तो यह अधिगम शैली इनमें कौन सी है कि जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने में अधिक उपागम का उपयोग करते हैं। व्यवहारिक, आवेगी, सतही या गहन शैली। तो इस प्रकार की जो शैली होती है इसे गहन शैली कहा जाता है। जब कोई बच्चा अगर कोई उसे लाइन या कोई वर्ड मीनिंग दे दिया जाए और उसका जो है अर्थ निकाले कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी गहनता से जांच कर रहा है, क्यों आया है, किस कारण से है, इस प्रकार की वो उसमें परख कर रहा है। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे वो क्या कहलाता है। इस प्रकार का बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे भाषा का व्याकरण, ध्वनिग्राम, व्यवहारिक रूप या रूपग्राम। तो जो दूसरों को अच्छा लगे या दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ दे, और ये जो माना गया है ये भाषा का व्यवहारिक रूप माना गया है। और क्वेश्चन आएगा, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं वो क्या कहलाती है। तो अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। दल शिक्षण, अभिकर्मित अन्वेषण, सहयोगी अधिगम या अन्वेषण अधिगम। तो जिसमें क्या करेंगे, साथी जो है एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, और इस प्रकार का जो होता है ये सहयोगी अधिगम के अंतर्गत आता है, एक दूसरे का सहयोग करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक के सिद्धांतों के बारे में गलत है। विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। विकास अनुमानित और वातावरण का उत्पाद है। विकास सम आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर एक कथन गलत है, और गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन 2 वाला है। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा, इरादों को पहचानने और उपयुक्त क्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है। भाषिक बुद्धि, दैहिक गतिबोधक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि या अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड अर्थात मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की जो योग्यता है यह कहलाती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। मतलब किसी के स्वभाव को, उसके अंदर की बात को जानना। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है। तो जिन पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता। साध्यात्मक विचार, ट्रांजिटिव निष्कर्ष, समज्ञानात्मक मानचित्रण या विकेंद्रीकरण। और इसे जो माना गया है तो ये ऑप्शन 1 वाला रहेगा, साध्यात्मक विचार इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था को परिभाषित किया है कि किशोर अवस्था वह काल अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर जाते हैं। तो ये बतानी है आपने किस मनोवैज्ञानिक ने किशोर अवस्था की यह परिभाषा दी थी कि किशोर अवस्था वह काल या अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। और इस प्रकार की जो परिभाषा थी तो ये ऑप्शन ए वाली है, A.T. जर्सील्ड की। तो ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है हिंदी वाला उसको करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो क्वेश्चन आया है, वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध कौन सा है, पड़ोसी, शुद्धिजन, सरलतापूर्वक या द्रवीभूत। तो इनमें एक गलत है, अशुद्ध है। और अशुद्ध कौन सा है, तो ये ऑप्शन 3 वाला जो यहाँ पर आया है, सरलतापूर्वक, ये गलत है क्योंकि ये पू में देख सकते हैं छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पर आई है, तो यही गलत यहाँ पर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत बताना है, अपने कौन सा है। विषम प्लस एक विषवैक्या, अधम प्लस ऋण अधम ऋण, परि प्लस कृत परिष्कृत या तद प्लस अनंतर तदंतर। तो यहाँ पर भी एक गलत है, और गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन एक वाला है, विषम प्लस एक विषवैक्या। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस विकल्प में दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है। दो उपसर्गों का योग, व्युत्पत्ति में भी है, व्याधि में भी है, व्याप्ति में भी है, विनाशिक में भी है। तो इनमें कौन सा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन 4 वाला जो आया है वैनाशिक, तो इसी में दो उपसर्गों का योग यहाँ पर नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में आपदान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन सा है जिसमें आपदान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, जन्म रोगी, जलजात, राजद्रोह या पद आक्रांत। तो आपदान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। आपदान क्या होता है, जिसमें से विभक्ति आती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपदान से। तो जैसे आपदान से होती है पंचमी विभक्ति, तो वही आपने यहाँ पर लगानी है। तो आपदान तत्पुरुष का प्रयोग एक में नहीं हुआ है, और ये ऑप्शन 4 वाला है, पद आक्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो विशेषण बताना था आपने यहाँ पर, निश्चित है, अनिश्चित है, निश्चित या पूर्णांक बोधक है। आज का तापमान कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें क्या बता दिया गया है, निश्चित बता दिया गया है कि 35 है। अगर बता दिया जाता है कि पता नहीं आज का टेम्परेचर कितना होगा, हो सकता है 40 हो, 50 हो, इस प्रकार अगर संदेह में कोई बात होती, तो यहाँ पर संदेह कुछ नहीं है, साफ तौर पे बता दिया गया है कि 35 डिग्री है। तो क्या है, निश्चितता का हमें ज्ञान यहाँ पर हुआ है। और तो क्या है, ये परिमाण वाचक है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अवाच्य, अवधि, अवचन या अवनिष्ठ में। तो अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब देख सकते हैं इसमें कौन से में है, और अव का जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन 2 में हुआ है, अव उपसर्ग पूर्वक धी धातु, धी मतलब बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, और अवधेयक समय भी होता है। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प आपने यहाँ पर बताना था। तो किसकी संज्ञा की दृष्टि से, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण किया जा सकता है। तो संज्ञाओं की दृष्टि से यहाँ पर एक अलग है, मतलब गलत है, और गलत जो है ये ऑप्शन 3 वाला है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, किस विकल्प में भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है परोसैया, छिड़काव, पछतावा या गड़गड़ाहट में। तो भाववाचक और कृत प्रत्यय जो है 3 होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ पर कृत कृदंत वाला आया है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। और ये कौन सा है, तो ये ऑप्शन 1 वाला है, परोसैया में। अगला क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से भी यहाँ पर एक गलत है। उपनिषद प्लस मीमांसा, विद्वत प्लस मूर्ति, सठ प्लस मास, शरद प्लस माला। तो यहाँ पर भी एक गलत है, और गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन 3 वाला है, सठ प्लस मास। तो षण मास ये ही गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषवाचक शब्द से नहीं हुआ है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है। नकटापन, सयानापन, अपनापन या गोरापन। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है, और ये ऑप्शन 3 वाला है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण शब्द से नहीं हुआ है। अपनापन ये निजवाचक वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग हुआ है। मोनू क्या है, सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। स्वतंत्र अवस्था, मूल, उत्तर या उत्तम अवस्था का। तो मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है,
और ये कौन सी है, ये उत्तम अवस्था में है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का संबंध में असंगत कथन बताना था। तो ये क्रिया के बारे में एक असंगत है, गलत है। गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है। यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आना, उड़ना एवं तैरना गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर एक इसमें जो है गलत माना गया है, और गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन 2 वाला जो यहाँ पर दिया गया है यही गलत है कि यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से एक सही है दृष्टव्य, परिशिष्ट, आदिष्ट या अंत्येष्टि। तो सही कौन सा है, सही है यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला अंत्येष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिंग विचार की दृष्टि से एक गलत है, असंगत है। फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद हैं। तो लिंग विकार की दृष्टि से असंगत बताना था, और असंगत कौन सा है, तो ये ऑप्शन 3 वाला है कि संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। अब यहाँ पर आपके और 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे फौज, भीड़, सरकार क्या है, स्त्रीलिंग पद है। लिंग विकारक तत्वों की ये लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, और कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण बताना है अपने या रा लावा में। तो पार्श्विक वर्ण जो होता है ये ला जो है इसको माना गया है, लुंठित रा पार्श्विक ला, और या रा लावा अगर आ जाए तो ये अंतस्थ वर्ण जो उसमें आते हैं जो 4 माने गए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नाउ अब हम यहाँ पर जो पीजीटी इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कंसर्न सब्जेक्ट के होते हैं 60 क्वेश्चंस, अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द कंप्लीट द प्रोवर्ब्स। यहाँ पर प्रोवर्ब्स गिवन है, उनको मैच करना है। ए बर्ड इन हैंड, डोंट काउंट योर चिकन्स, रोलिंग स्टोन, ड्रॉनिंग मैन। इस तरह के क्वेश्चंस में आप एक या 2 मैच जो आपको श्योर हो, जिसमें कि ये मुझे अच्छे से आता है, तो आप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट है ड्राउनिंग मैन विल कैच ए स्ट्रॉ, मीन्स डूबते को तिनके का सहारा। तो यहाँ पर ये इसका एक एग्जैक्ट मीनिंग है जो प्रोवर्ब, क्योंकि ये प्रोवर्ब है ना, तो यहाँ पर डी का 1 तो आप चेक कर लीजिए, जिसमें डी का 1 है तो एक पार्ट में डी का 1 है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है 2। और देख लेते हैं ए का 3, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू द बोथ, बी का 4, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये भी इजी है, इससे भी मैच करना आसान है। और नंबर सी, ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ जिरेंट। जिरेंट क्या होता है, इन मीन्स जो इन हिंदी जो क्रियावाचक जो संज्ञा होती है दैट परफॉर्म द वर्क ऑफ ए नाउन। He found that parking was difficult. He says that he was waiting that a train. I saw flames rising. The heard people shouting. And fourth one, I found him standing at the door. यहाँ पर देखिए कि जो नाउन है, जो यहाँ पर जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो जो वर्ब है वो कौन सी कर रही है, उसका कार्य ही फाउंड, उसने पाया कि यहाँ पर पार्किंग करना मुश्किल है। ही सेज
कि वह ट्रेन की वेट कर रहा था। तो जो ये एक वर्क है, यानी ही फाउंड, उसने पाया मीन्स उसको दिखा। यहाँ पर सॉ, आई सॉ फ्लेम्स राइजिंग, हर्ड पीपल शाउटिंग, उसने देखा कि आग लग रही है और लोग चिल्ला रहे हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू ए सीनरी एंड आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर। तो यहाँ पर जो क्रिया जो कर रही है, कार्य वो कर रही है फर्स्ट वन में। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, in which of the following poems William Words is enchanting moved by a single girl? किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक अकेली लड़की के गाने को बताया है? टिंटन एबी, आई वंडर लवली एज ए क्लाउड, द वर्ल्ड इज टू मच, द सॉलिटरी रीपर। क्योंकि इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, सॉलिटरी होता है अकेला, लोनली। तो ये जो इसका ऑप्शन है फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें एक अकेली लड़की गा रही होती है खेत में, घास काट रही होती है और फिर वो गाना गा रही होती है। तो ये वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में बताया है। नेक्स्ट है, द फेमस लाइन नथिंग इज सो नेसेसरी फॉर ए यंग मैन एज द कंपनी ऑफ इंटेलिजेंट वुमेन इज द टर्म इज फ्रॉम। ये किसकी जो लाइन्स है फेमस? लियो टॉल्स्टॉय, वॉर एंड पीस, चार्ल्स डिकन्स, ओलिवर ट्विस्ट, जॉर्ज ऑरवेल, एनिमल फार्म, या ग्राहम ग्रीन, द पावर एंड द ग्लोरी। जो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वन है, लियो टॉल्स्टॉय। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें और जानकारी मिल रही है, बाकी 3 भी हमें इनके वर्क मिल रहे हैं राइटर्स के। तो ये भी आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है इस तरह। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मीनिंग सिनोनिम बताना है हमें, प्रूडेंशियल, थ्रिफ्टी, एक्स्ट्राविगेंट और फ्रूगल। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकल का जो सिनोनिम होगा वो होगा एक्स्ट्राविगेंट, क्योंकि इकोनॉमिकल जो होता है वो खर्चीला होता है, धन खर्च करने वाला। बाकी तीनों किससे रिलेटेड है? मितव्यय यानी कम खर्चे से रिलेटेड है। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, इफ यू वर अप इन आर्म्स यू वुड बी डैश। कि यदि तुम्हारे पास हथियार होते तो तुम क्या कर रहे होते? होल्डिंग समवन यू लव, किसी को प्यार कर रहे होते, प्रोटेस्टिंग स्ट्रांगली, किसी का जोरदार विरोध कर रहे होते, फीलिंग मच स्ट्रोंगर देन बिफोर, या फाइटिंग ए लूजिंग बैटल। तो हम क्या कर रहे होते कि अगर हमारे पास हथियार होते तो हम किसी का पुरजोर विरोध कर रहे होते। तो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट है, Which of the following sentence has noun clause? Noun clause means जो संज्ञा से रिलेटेड है, कि संज्ञा क्या होती है आप उसको ध्यान करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। Because you have done, I shall punish you. They won't. Where life was cheaper, that you have come here. Come pleases me. If you don't hurry, you will miss the ट्रेन। तो यहाँ पर जो हमें संज्ञा जो नाउन की फीलिंग आती है वो आती है हमें ऑप्शन 3 में, क्योंकि जैसे ही तुम आए मुझे खुशी मिली, यानी किसका भाव मिला? हैप्पीनेस का। प्लीजेस जो होती है वो हैप्पीनेस होती है। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर ए प्ले इन वर्ड्स? कि जो शब्दों से खेलना, शब्दों से खेलना क्या होता है? शब्दों से खेलना यानी यहाँ पर पन, सिमली, हैकू या मेटावर। तो पन होता है इन हिंदी यमक अलंकार, सिमली उपमा और मेटाफर रूपक। क्योंकि सिमली और मेटाफर ये दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि इनमें सिमली ही होती है, बस इसमें कंसाइज सिमली होती है। लेकिन जो हैकू जो वर्ड है ये एक जापानी पोएम होती है जो 17 सिलेबल की होती है, जिसमें 5 पंक्तियाँ होती हैं। तो पन होता है, पन में प्ले ऑन वर्ड्स, यमक अलंकार, यानी एक जैसा शब्द होता है और लेकिन उसके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्ले वैसे खेलना होता है, लेकिन प्ले ऑन वर्ड्स शब्दों से खेलना। नेक्स्ट है,
Filling the blank with correct filling the blank with correct option. This house dash to me belongs, is belonging, has been या had belonged. This is a very simple question. This house is belongs to me या belong to me, belongs to me. It's a very simple question. So our right answer is here, option 1. Next है arrange the facts from आइंस्टीन्स लाइफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजीज देखनी है कि किसी के लाइफ के बारे में, तो देख लेते हैं। ही वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। आइंस्टीन वॉज बोर्न इन द सिटी ऑफ उल्म, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन हो सकती है क्योंकि यहाँ पर उसके बॉर्न के बारे में बताया गया है। तो 2 और 4 तो पहले कैंसिल हो जाते हैं, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। ही पब्लिश्ड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पब्लिश तो वो पहले नहीं कर सकता। आइंस्टीन जॉइन्स ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, तो उन्होंने पहले क्या की, यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, ठीक है। नंबर 2, पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, फिर उन्होंने पब्लिश की जनरल थ्योरी ऑफ नहीं, फिर इसमें है B.D, पहले उन्होंने ज्वाइंस किया यूनिवर्सिटी में, फिर उन्होंने ग्रेजुएट किया, क्योंकि ग्रेजुएट तो तभी करेंगे ना जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने थ्योरी को दिया, क्योंकि इन दोनों लाइनों से पता चल रहा है कि B और C लास्ट में हैं, तो इससे भी हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है William Saroyan, The Summer of the Beautiful White Horse is a story about। मीन्स इज सिंपल क्वेश्चन, इसमें एक स्टोरी के बारे में पूछा गया है कि ये स्टोरी किसके बारे में है। सो डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम एंड एडवेंचरस जर्नी ऑन ए मैग्निफिसेंट हॉर्स, 2 poor American boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty, and the last one is a family living in the most abject poverty in the world। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप एकदम से आंसर दे सकते हैं। ये स्टोरी 2 अमेरिकन लड़कों के बारे में है जो वो एक जाति से संबंध रखते हैं, कबीले से, और जो बहुत ही ट्रस्टी ईमानदार होते हैं। सो ऑप्शन 3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है The central theme of the famous poem is a conversation between young and a young woman is the nature beauty। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसका सेंट्रल थीम बताना है हमें पोएम का। द बुल पोएम, द टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, या फॉर एनी ग्रिगोरी। सो जो ये सेंट्रल थीम है यंग वुमेन और यंग वुमेन का, तो वो एनी ग्रिगोरी में से है। ऑप्शन 4 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है fill in the blank in the given sentence with an appropriate idiom। यहाँ पर idiom given है, if I were you I had dash until the situation improves। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे सिचुएशन को इम्प्रूव करता। bang your head against a brick wall, तुम्हारा सिर दीवार के पास टांग देता। bring things to a head, चीज़ों को सिर पे रख देता। लाफ माई हेड ऑफ, अपना सिर हिला के हंस के हिला देता। या फिर कीप माई हेड डाउन मीन्स अपने आप को शांत रखता। हेड डाउन, सिर नीचे करना मीन्स शांत रखना। तो हम किसी भी सिचुएशन को जनरली बात है कैसे हैंडल कर सकते हैं, शांत रहकर। सो आवर राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एड्रिन रिच इन हर पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आंट जेनिफर टाइगर्स में से हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आंट जेनिफर, एड्रिन रिच ने अपनी पोएम में आंट जेनिफर टाइगर्स के बारे में क्या कहा है। एड्रेसेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन एक्सपीरियंस एंड celebrates the beauty and strength of the tiger, praises the creator of the magnificent beast, illustrate the relationship between the human and the tiger। इन्होंने क्या एड्रेस किया है, addresses the constraints of married life of a woman experience। अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आप इसको डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है fill in the blanks in sentence given below by choosing correct personal pronoun। यहाँ पर आपने
पर्सनल प्रोनाउन फिल करने हैं। ए मैन किडनैप्ड ए लिटिल गर्ल एंड हाइड, तो यहाँ पर हर आएगा, तो आप अपने ऑप्शंस में देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये इसको कंपैरिजन करके करिए तो ये इजीली हो जाता है। तो चारों में हर है, यहाँ पर द है तो ये कैंसिल हो गया, हर। देन इसकी सेंस भी बननी चाहिए। इन ए बंगलो इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एंड, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ द सिटी डैश, फिर उसके बाद है सेंट, ही सेंट, तो यहाँ पर ही किस में आएगा, एक तो इसमें है ही, दे, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया, तो ही सेंट हर, ही सेंट हर, तो ऑप्शन 4 यहाँ से हमारा राइट हो गया। तो पेपर में तो हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करना ही नहीं है, तो हमें अपना एग्जैक्ट आंसर मिल गया है। तो आवर राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रॉम हैमल लेक, इसके राइटर कौन हैं? सलमान रुश्दी, खुशवंत सिंह, शशि थरूर या विक्रम सेठ। इसके जो राइटर हैं वो विक्रम सेठ हैं। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, ए पर्सन हु लव्स ह्यूमन काइंड इज इन जनरल इज timid, philanthropist, feminist, amateur. This question is very very important because ये कई बार पूछा जा चुका है पिछले एस्टेट एग्जाम्स में भी। फिलेंथ्रोपिस्ट होता है जो हम मैनकाइंड से प्यार करने वाला होता है, तो ऑप्शन 2 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल सेंटेंस। यहाँ पर हमें सिंपल सेंटेंस देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज ए सिंपल सेंटेंस। ए सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, एंड ये बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में होता है, जुड़ा हुआ होता है। एक जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड द डिसमेल, ये व्हेन से जुड़ा हुआ है, कंजक्शन है इसमें। ही गेव ए स्टर्लिंग परफॉर्मेंस हिज डेप्ट इटसेल्फ, ये किसी भी चीज़ से डायरेक्ट है बिल्कुल, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बाकी ये प्रेडिकेट में आ जाता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए, एज आई वॉज बिजी, ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस टाइप्स हैं दोनों। द डॉक्टर लुक ऑल द पेशेंट स्टिल मीन्स हिज कंडीशन डिटीरियोरेटेड। तो यहाँ पर जो हमारा सिंपल जो आंसर है वो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट है, पे मालकोम इन मैकबेथ्स डंकन, इट्स इज वेरी फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो ये कौन है डंकन्स का? सेकंड सन है, ब्रदर है, फ्रेंड है या एल्डेस्ट सन है? जो मालकोन है वो डंकन का एल्डेस्ट सन है, ये इसका बड़ा बेटा है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय पर्सी बायशे शेले, यानी ये पीबी शेले के नाम से भी फेमस हैं। ओजे मांडियाज, क्रिस्टेबल, ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क। सो यहाँ पर जो क्रिस्टेबल हैं ये इसका वर्क नहीं है, तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसस्पेल्ट। मिसस्पेल्ट यहाँ पर जो गलत जो वर्ड है वो देखना है। डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, जे गायनकोलॉजी, पेडागोजी। तो आप ये देख लीजिए, जो डर्मेटोलॉजी होती है वो त्वचा विज्ञान होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है नेत्र विज्ञान, गायनकोलॉजी होता है जो प्रसूति शास्त्र होता है, जो लेडीज डॉक्टर्स होते हैं, एंड पेडागोजी जो होती है, पेडागोजी जो पेडागोजी हम जो बाल विज्ञान जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज़ सो यहाँ पर जो गलत जो वर्ड है वो है गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी। सो 3 इज आवर आंसर। विच नेक्स्ट है, विच पोएम बिगिंस विद द फॉलोइंग लाइन्स। कौन सी पोएम है जिस लाइन से शुरू है? इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वाज ए जस्ट प्लेसिड किंग। प्लेसिड कौन होता है? जो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं। द टेल ऑफ मेलोन सिटी बाय विक्रम सेठ। इन द बाजार्स ऑफ
Hyderabad by Sarojini Naidu, Ajamil and the Tigers by Arun कोलाटकर एंड कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुदा। देखिए इस क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, अपने आपको 4 राइटर्स के 4 वर्क के बारे में पता चल रहा है। तो आप देख लीजिए ये किसका है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 1। इस तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है 113, which of the underlined words in the following sentence is incorrect? Advertisements can be extremely useful if they were honest and help decide what to buy। तो यहाँ पर be useful were या decide, तो यहाँ पर जो were जो है वो इनकोरेक्ट है, यहाँ पर इसकी जगह आर आएगा। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज ए नॉट ए ट्रेजेडी? हैमलेट, टेम्पेस्ट, ओथेलो या मैकबेथ? ये हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ ये ट्रेजेडी है, तो यहाँ पर जो टेम्पेस्ट है वो ट्रेजेडी नहीं है। सो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है Which of the following is a synonym of impromptu? Impromptu क्या होता है कि जो बिना तैयारी के या जो शीघ्र किया गया काम। तो spontaneous अपने आप से जो नेचुरल होता है, प्री मेडिटेटेड जो सोचा समझा होता है, जो मेडिटेट करके, क्योंकि इसमें मेडिटेट वर्ड है। कंसिडर भी इज ए कॉमन वर्ड, सोचना, विचारना, और रिहर्स विचार करना। तो यहाँ पर जिसको सिनोनिम होगा वो होगा स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप ही होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरी बाय साकी? अब ये एक स्टोरी बतानी है जो कहानी है कि साकी द्वारा नहीं लिखी गई है। माई पैकलेटाइड टाइगर, एन ओपन विंडो, द गिफ्ट ऑफ मजाई, द लंबर रूम। तो यहाँ पर जो इनका वर्क नहीं है वो है ऑप्शन 3, द गिफ्ट ऑफ मजाई। नेक्स्ट है डैश इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। सो अगर आपने नेल्सन मंडेला के बारे में बायोग्राफी पढ़ी है तो उन्होंने इसके बारे में फ़ाइट किया था। वो एक फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, स्ट्रगलर कह सकते हैं। उन्होंने रंग भेद, अपार्टहेड इसका आंसर है, जो रंग भेद की नीति होती है उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई करी थी और इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। सो दैट उस समय से ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट रहा है उनके लिए। सो अनार्की होता है अराजकता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, और प्लूटोक्रेसी होता है धनिक तंत्र। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए मेटाफर। यहाँ पर मेटाफर देखना है कि किस सेंटेंस में यूज हुआ है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। सो जो फर्स्ट वर्ड है जो वही मेटाफर है। फिर भी आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लीजिए। एज द शिप इज यूजफुल ऑन द सी, सो द कैमल इज यूजफुल टू द डेजर्ट। द कैमल इज लाइक ए शिप इन द डेजर्ट। या नन ऑफ, यहाँ पर तो ये सिमिली का यूज़ किया हुआ है, उन्होंने हमारे से मेटाफर पूछा है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन 1 बनेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अरुंधति रॉय। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो यहाँ पर हमें वो बताना है जो राइटर रॉय द्वारा नहीं लिखा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये भी उनके द्वारा लिखा गया है। अगर आपको पता है उनके वर्क के बारे में, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस ये भी उनके द्वारा लिखा गया है। कैपिटलिज्म एक गॉस्ट स्टोरी ये भी उनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 3 इंटरप्रेटर ऑफ मालादीज ये उनके द्वारा रिटर्न नहीं है, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है 120 ए थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोएम बाय द रोमांटिक पोएम जॉन कीट्स। हमें ये तो याद आता है कि ये कीट्स की पोएम है, बट ये किस पोएम से लिया गया है? लाबाला डांस एंड मर्सी, और टू ए नाइटिंगेल, एंडोमाइन या द ईव ऑफ सेंट एग्निस। तो ये जो
थिंक ऑफ ब्यूटी वाली जो फेमस लाइन है ये एंडी माइन से ली गई है ऑप्शन 3 से। नेक्स्ट है रीड द पोएम लंदन बाय विलियम ब्लेक एंड आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो 121 to 130। यहाँ पर जो हमें एक पोएम गिवन है ये विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई हैं, तो आप इसको सारी पोएम को पढ़ लीजिए। जैसे आई वंडर थ्रो ईच चैटर्ड स्ट्रीट नियर, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट जो स्टांजेस होते हैं, पैराज होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। While wandering through the streets of London, the poet, लंदन की गलियों में घूमते हुए पोएट क्या देखता है, is actually aware of the signs of pain, misery and sorrow in the faces of people, is appalled by the shoot that is blacking the church, observes the lucky blood and the palace walls, or lays emphasis on the sanctity of marriage। एक्चुअली जो पोएम्स होती हैं वो एक्चुअलिटी से, वास्तविकता से भी जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जो राइटर का जो एक्सपीरियंस है वो रियलिटी से है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1, और आप आंसर अपनी पोएम के अकॉर्डिंग ही दे, यही इसमें सेंस बन रही है। नेक्स्ट है द पोएम इज़ नॉट अबाउट, अगर आपने पैरा अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो आप इसको एग्जैक्ट कर पाएंगे। किसके बारे में नहीं है, द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, टू चेंज ही सीज द वर्ल्ड अराउंड हिम, द स्प्लेंडर ऑफ द सिटी, द ब्रदरहुड that people share with each other, the way institutes protect them, या abuse of power। so यहाँ पर ऑप्शन 3 इज राइट, क्योंकि इसके बारे में पोएम नहीं है, बाकी सारे जो थीम है वो है इसमें। नेक्स्ट है द सिटी ऑफ लंदन इज नॉट पोर्ट्रेड बाय द पोएट एज, कैसे उन्होंने लंदन सिटी को पोर्ट्रे किया है, ऑप्रेसिव, सफोकेटिंग, रेस्ट्रिक्टिव या ह्यूमेन। सो यहाँ पर उन्होंने कैसे उसको पोर्ट्रे किया है, ह्यूमेन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्ट्रेस द पोएट, किसने पोएट को डिस्ट्रेस किया है, परेशान किया है, चाइल्ड लेबर, सिंबल ऑफ कल्चर, प्रोस्टिट्यूशन या इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड चर्च। उनको सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया है, सिंबल ऑफ कल्चर ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज द पोएट यूज टू एम्फेसाइज द फीलिंग ऑफ ब्लैकनेस एंड दैट affects everyone and for which there seems to be no escape, repetition, oxymoron, personification या contrast। तो यहाँ पर जो राइटर ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो क्या है, repetition of words। नेक्स्ट है the word chattered in the first 2 lines is an noun, verb, adverb या adjective। दिस इज ए एडजेक्टिव, ये एक विशेषण है। नेक्स्ट है द अंडरलाइन वर्ड इन एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट लाइन 3 इज यूज्ड एज नाउन, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो ये यूज हुआ है एज ए वर्ब, यानी ऑप्शन 2। यहाँ पर एग्जामिनर ने बेसिक्स ग्रामर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपको ग्रामर का नॉलेज है या नहीं, कि ये वर्ब है, नाउन है, तो ये टॉपिक्स आपको सारे क्लियर होने चाहिए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द माइंड फोर्ज मैनिकल्स लाइन्स प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ पावरलेस एक्टिविटी, कैपेसिटी, पावर, दिस इज पावरलेसनेस, कैप्टिविटी। सेकेंड वन pupil handcuffed and imprisoned, anger या protest। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इन द थर्ड स्टांजा
द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ द, किसके बारे में पोएट क्रिटिकली बोल रहे हैं? चिमनी स्वीपर, हैप्लेस सोल्जर, या फिर ब्लैकिंग चर्च एंड ब्लडेड पैलेस वॉल, या फिर पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं पोएट ऑप्शन 4 पॉलिटिकल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? बिल्कुल टू डिफरेंट थिंग्स, जैसे वॉइस फुल हो गया, तो यहाँ पर ब्लैकनिंग चर्च, मैरिज हियर्स, हैप्लेस सोल्जर या हार्लोट कर्स। तो मैरिज होती है शादी, और हियर्स होता है जो डेड बॉडी को ढोने वाली जो गाड़ी होती है, तो दैट इज ऑक्सीमोरन। सो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। इस तरह क्वेश्चंस करने के लिए आपके फिगर ऑफ स्पीच का अच्छे से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट पैसिव वॉइस? माई कार वॉज स्टोलन। आप ये देख लीजिए, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना होगा। स्पेनिश इज स्पोकन, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। माई हाउस इज बीइंग पेंटेड, समवन इज ऑफर्ड मी अ बेटर जॉब। तो यहाँ पर जो हमारा पैसिव वॉइस में नहीं है, डायरेक्ट है, वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। द अंडरलाइन मॉडल एक्सुलरी शोज कंपल्शन, नेसेसिटी, लाइकहुड या ऑब्लिगेशन। ये क्या दिखाता है कि मुझे आज काम जरूर करना होगा, तो ये एक ज़रूरत को दिखा रहा है, नेसेसिटी को दिखा रहा है। सो ऑप्शन 2 इज राइट हियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द correct sentence in reported speech. She told me she enjoys last night's party. The kids said they were happy. He said me he loved me. Tom asked where I did live. तो यहाँ पर जो correct sentence of reported speech है वो है option 2. The kids said they were happy. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव वॉइस? द मनी वाज स्टोलन फ्रॉम द बैंक, द माई फ्रेंड टॉम हैज़ ए नाइस हाउस, द पुलिस अरेस्टेड द बर्गलर, डॉक्टर्स हेल्प पीपल हु आर सिक। तो जो पैसिव वॉइस में है वो है ऑप्शन 1, द मनी वाज स्टोलन from the bank. So next question है we should never get down from a moving train. हम एक चलती हुई ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। The underlined word in sentence is an verb, preposition, adverb या adjective. So ये एक adverb है ऑप्शन 3, क्योंकि we should never get ये वर्ब के साथ जुड़कर उसके मीनिंग को चेंज कर रहा है, गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन। सो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे सेड अ बेड कारपेंटर क्वार्रल्स विद हिज टूल्स। सो ऑप्शंस हैं दे सेड दैट। इस तरह ये क्वेश्चन तो आपको कंपेयर से ही करना चाहिए। दे सेड दैट, इससे आपको जल्दी पता लग जाएगा जो एग्जैक्ट जो हमारा ऑप्शन होगा। दे से दैट, यहाँ पर से आ गया, दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड। दे टोल्ड दैट, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा दे सेड दैट ए बेड कारपेंटर क्वाल्ड विद क्वाल्स या क्वाल्ड। तो ए बेड कारपेंटर क्वाल्स विद हिज टूल्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें सच्चाई है, सो इसलिए यहाँ पर वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, तो ये जो इसकी जो एग्जैक्ट जो ट्रांसक्रिप्शन है वो मेंट, MENT जो वर्ड है वो मंट, इस तरह से मंट
क्योंकि ये मेंट नहीं मंट होता है। सो आवर इसमें आप देख लीजिए कि जो डेवलपमेंट है, सो हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन 2 है। आप फिर ये जो ट्रांसक्रिप्शन है आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जो एग्जैक्ट जो बनता है आप वो हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट? माई हाउस इज बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, आई लाइक इट when people agree with me, you know you are resembled by someone famous, the restaurant's kitchen is cleaned every day। सो यहाँ पर हमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक देखनी है, you know you are resembled by someone famous, तो ये गलत है, ये इनकोरेक्ट है। नेक्स्ट है, Which of the following sentence is grammatically incorrect? Again grammatical correction वाला। Each boy and each girl were punished. Statics is a difficult subject, बिल्कुल exact है ये। The captain of the players has not come yet, ये भी ठीक है। A great number of people have came here. So हमारा जो right answer है ऑप्शन 1, each boy, each नहीं होता है, every होता है। नेक्स्ट है, आई वुड रादर रीड देन टॉक। तो यहाँ पर कि मैं बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता हूँ। द अंडरलाइन मॉडल एक्सुलरी शो प्रोबेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, प्रेफरेंस या डिटर्मिनेशन। ये दिखाता है एक पर्सन की प्रेफरेंस को कि मैं बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास रखता हूँ, तो ये प्रेफरेंस है एक इंसान की। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, अ रेमेडी बिलीव टू क्योर ऑल डिसीजेज एंड प्रोलॉन्ग साउट बाय अल्केमिस्ट टू क्योर एल्पेनेशिया, पेनल, विगोर या एंथुजियाज्म। पेनेशिया होती है जो रामबाण औषधि होती है, उसको पेनेशिया बोलते हैं। सो जो तकरीबन सभी बीमारियों में दी जा सकती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जॉन टॉक्स एंड टॉक्स येट ही नेवर एनीथिंग। वो बोल रहा है, बोलता है येट ही नेवर सेज, टेल्स, इन्फॉर्म या वॉइस। ही सेज एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी बोलता है। सो ये प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में देना है और इसकी सेंस कंप्लीट बननी चाहिए। नेक्स्ट है, आर यू डैश अराउंड टू माई प्लेस दिस इवनिंग, आर यू गोइंग, कमिंग, स्टेइंग या लिविंग। सो इसमें देखिए कि आर यू तुम जा रहे हो, मेरे स्थान पर जाना नहीं होता, आना होता है। स्टेइंग रुकना नहीं, तो स्टेइंग किसी के घर या हम कहीं घूमने जाते हैं वहाँ रुकना होता है। लिविंग छोड़ना होता है, जाना होता है। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो आंसर है ऑप्शन 2, कमिंग। नेक्स्ट है, The property was divided dash the twins among, between, amongst या amid। जो डिवाइडेशन की जो कंपैरिजन होता है तो वो बिटवीन में होता है ऑलवेज। ऑप्शन 2 इज राइट हेयर। नेक्स्ट है, द प्लान विल बी सेक्शनड एज ए फोरनाइट। सो जो प्लान है वो क्या सेक्शन हो गया? इन, दिस इज अ प्रपोजिशनल क्वेश्चन, बाय, विद इन या फॉर। सैंक्शन विद इन, यानी ऑप्शन 3 इज राइट हियर। नेक्स्ट है, माई पेरेंट्स डू नॉट केयर फॉर रिच, डिसर्ट या डेसर्टर। सो यहाँ पर जो ये डिसर्ट है ये मिठाई है, डेजर्ट ये रेगिस्तान, डिसर्ट सोच विचार कर करना और डेजर्टर रेगिस्तानी वाले। तो यहाँ पर जिसका एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा वो ऑप्शन 1, जो खाने के बाद जो मिठाई खाई जाती है। नेक्स्ट है, मार्कोनी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनी इज जनरली क्रेडिटेड विद द डैश ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी। ये एक इन्वेंशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। मीन्स एक स्ट्रैटेजी से, इनोवेशन, इन्वेंशन, इंस्टॉलेशन या इंसिनुएशन। इंसिनुएशन होता है कटाक्ष से उकसावा, और जो इन्वेंशन होता है वो आविष्कार होता है। तो ऑप्शन 2 इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, डैश इज अनदर नेम फॉर पॉवर्टी। पॉवर्टी का दूसरा नाम क्या है? एफ्लुएंस, धन समृद्धि, सफिशिएंसी होना, धन होना, पेन्यूरी। पेन्यूरी होती है कंजूसी, और बेनिवलेंस होती है भलाई। तो पॉवर्टी का दूसरा नाम क्या होता है? पेन्यूरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, देन Jack has been trying to get his book published for ages, but so far no one has said yes. My friend has been buying a new car, it looks great too. I have never been understanding maths. तो जो यहाँ पर जो जो यहाँ पर correct sentence है वो है Jack has been trying to get his book published for ages, but so far no one has said yes. Option 2 next है, at the interview Sameer answered our question nonchalantly, shrugging his shoulders. So यहाँ पर जो underline word है वो है adverb, adjective, verb या conjunction. So हमारा जो underline word है वो है adverb. सो ये थे हमारे जो पीजीटी इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस और अच्छे से पढ़िए। तो अब जब हमारा यहाँ पर हरियाणा जीके वाला जो भाग है वो आ चुका है। यहाँ पर अब हम हरियाणा जीके जो है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उनको करेंगे। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है गोजरी महल से। गोजरी महल ये कहाँ पर है? हंसी, हिसार, पंचकुला या अम्बाला में। तो गोजरी महल हो गई, स्टील सिटी हो गई, और आपका जो कृषि यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी, तो ये सभी कहाँ पर है? ये सभी आपके हिसार में है। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये मुख्यमंत्री का क्रम आपने यहाँ पर बताना था। तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन 1 वाला ये रहेगा। तो बजरलाल, भंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल, इस प्रकार से इनका सही क्रम जो ये माना गया है। अगला क्वेश्चन है, जिला जो मुख्य जूही नहर के द्वारा सिंचाई जिसके सिंचाई होती है जूही नहर के द्वारा, और ये जितने भी आपके नहरों, पहाड़ों, ये हर जो क्वेश्चन है हमारे द्वारा हाल ही में जो कराए गए हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें जो ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे। तो इनमें से जूही नहर के द्वारा सिंचित होते हैं हिसार, झज्जर, भिवानी या रोहतक, और ये है भिवानी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सना देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सना देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, और जब हरियाणा का गठन हुआ तो उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। तो कौन सा यहाँ पर सही है? सही है ऑप्शन 4 वाला, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, खैर अंदेश समाचार पत्र के जो संपादक इनमें से कौन थे? चंदूलाल, मुरलीधर, छोटूराम या श्यामलाल, और इसके थे ऑप्शन 2 वाले मुरलीधर। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है, और इसमें जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 1 वाला ये रहेगा। केवल एक ही इसमें सत्य है, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मारकंडा नदी इनमें से किस जिले में नहीं बहती है? यह नदी वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो मारकंडा नदी किस जिले में नहीं बहती है? कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल या अम्बाला में। तो मारकंडा ये जो अम्बाला वाला क्षेत्र है ये आता है। तो मारकंडा नदी नहीं पूछा गया यहाँ पर, नहीं बहती है, तो ये ऑप्शन 2 में सोनीपत में नहीं बहती है। अब कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला जो है इसमें बहती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष इनमें कौन सा है? और ये है पीपल, जो 24 वर्ष जो है आपको शुद्ध वायु प्रदान करता है, ऑक्सीजन देता है।
अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो 2018 में कौन सा सहयोगी राष्ट्र था? मिस्र, फ्रांस, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान? तो 2018 में जो था ये ऑप्शन 4 वाला था, किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? करनाल, सिरसा, झज्जर या मेवात का? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो माना गया है ये सिरसा का माना गया है। अब हम यहाँ पर जो हमारे पुरस्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जिसमें हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, हरियाणा राज्य का कृषि पुरस्कार कौन सा है? भीम अवार्ड, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार या फिर ये सभी? तो हरियाणा राज्य का कृषि पुरस्कार, और ये है ऑप्शन बी वाला, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इनमें से कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम, साहित्य, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार या फिर ये सभी? और इसमें जो हमारा यहाँ पर सही आंसर है तो ऑप्शन ए वाला रहेगा, भीम पुरस्कार को सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना गया है। अगला क्वेश्चन है सैन्य शौर्य पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा होता है? तो सेना वाले में भीम, अशोक, परमवीर या महावीर चक्र? तो सेना का जो क्षेत्र है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है ये परमवीर चक्र को माना गया है। अगला क्वेश्चन है भीम पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली राशि 1, 2, 3 या 5 लाख रुपए? तो भीम पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत जो राशि दी जाती है तो ये 5 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि 1, 2, 3 या 6 करोड़? तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को, और ये है ऑप्शन डी वाली, 6 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भीम पुरस्कार से प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता है? तो भीम पुरस्कार से 1, 9, 5 या 15? तो भीम पुरस्कार से प्रत्येक साल जो व्यक्ति पुरस्कृत किए जाते हैं इनकी संख्या है 5। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में एशियन खेल में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि? तो एशियन खेलों में जो स्वर्ण लेकर आता है 1, 2, 3, 4 करोड़ रुपए, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तो 3 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन रहेगा कॉमनवेल्थ खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हरियाणा को दी जाने वाली पुरस्कार राशि 3, 6, 1.5 या 75 लाख रुपए? तो यहाँ पर है कॉमनवेल्थ खेलों की बात, जो इसमें स्वर्ण पदक लेकर आता है, तो उसे जो यहाँ पर पुरस्कार के रूप में राशि दी जाती है तो ये 1.5 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? उद्योग, खेल, सैन्य या कृषि से संबंधित? तो ये कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, उद्योग, पशुपालन या मक्खी पालन से? तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, तो उद्योग से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार हरियाणा निम्न में से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, उद्योग, पशुपालन या कृषि क्षेत्र में? और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला, उद्योग के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार निम्न क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, उद्योग, खेल या पशुपालन से? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार का जो संबंध है ये उद्योग से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री श्रम देवी पुरस्कार हरियाणा निम्न में से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री श्रम देवी पुरस्कार खेल, उद्योग, साहित्य या कृषि से संबंधित? तो श्रम देवी पुरस्कार, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, तो उद्योग से ये संबंधित है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा सूर्य पुरस्कार से। सूर्य पुरस्कार हरियाणा निम्न क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, उद्योग, सैन्य या खेल से संबंधित? और इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो सूर्य पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन इनमें से निम्न का संबंध साहित्य क्षेत्र से है? हरियाणा साहित्य रत्न, गौरव सम्मान, वाल्मीकि पुरस्कार या फिर इन सभी का? तो साहित्य से संबंधित है और ये सभी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है? भीम, परमवीर, हरियाणा साहित्य रत्न व मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार? तो साहित्य के क्षेत्र का जो सर्वोच्च पुरस्कार जो माना गया है ये हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार को माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्न पुरस्कार हरियाणा का सबसे उद्योग क्षेत्र से संबंधित है?
तो उद्योग क्षेत्र से महर्षि वेद व्यास पुरस्कार, बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, पंडित लक्ष्मीचंद, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये उद्योग से संबंधित है और ये अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का काला सोना कहा जाता है साहिवाल, मुर्रा नस्ल की भैंस, भूरी या बकरवाल को? तो हरियाणा में काला सोना कहा जाता है और ये एक भैंस की नस्ल है जो मुर्रा नस्ल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पशुधन विकास पुरस्कार के माध्यम से हरियाणा में किस नस्ल की भैंस को संरक्षण देने का प्रयास किया गया है? साहिवाल, भूरी, कैरी या मुर्रा नस्ल को? और यह है ऑप्शन डी वाला, मुर्रा नस्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुधन विकास पुरस्कार के तहत दी जाने वाली जो नगद राशि कितनी है? तो वो राशि आपने यहाँ पर बतानी है और राशि जाए ऑप्शन रहेगी सी वाली, 1000 से 6000 रुपये। नेक्स्ट है, जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार के तहत दी जाने वाली नगद राशि। और जननायक चौधरी देवीलाल पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी में, तो 25,000 रुपये और 1 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुरस्कार का संबंध साहित्य के क्षेत्र से है। पंडित माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार, हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर ये सभी? तो निम्न पुरस्कार का संबंध साहित्य के क्षेत्र से है और ये ऑप्शन डी वाला है। इन सभी का संबंध साहित्य क्षेत्र से है, जिसमें पंडित माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी और पंजाबी साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य के तहत दी जाने वाली नगद राशि कितनी है? या फिर एक क्वेश्चन और बन जाता है, हाली पुरस्कार का संबंध किससे है? उर्दू साहित्य से है और राशि कितनी दी जाती है इसमें? तो राशि की बात करें तो इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली नगद राशि कितनी है? तो क्यों कौन सी? हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार के अंतर्गत। और इनके अनुसार जो राशि दी जाती है ये है ऑप्शन ए वाली, 2.5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वेद व्यास पुरस्कार हरियाणा का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, खेल, कृषि, उद्योग से? तो महर्षि वेद व्यास पुरस्कार का संबंध, और ये है ऑप्शन ए वाला, साहित्य के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, इसका संबंध बताना है साहित्य, खेल, कृषि, उद्योग से। और बाबू बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए में रहेगा, साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, या हो सकता है इसकी इनके ऊपर जो हाल ही में एक फिल्म भी बन रही है पंडित लक्ष्मीचंद के ऊपर, तो हो सकता है इनके बारे में क्वेश्चन आ जाए आपका जीके में। तो पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य, खेल, कृषि या उद्योग से? तो पंडित लक्ष्मीचंद का संबंध बताना था, और ये साहित्य या फिर सांग परंपरा अगर एग्जाम में आ जाए तो सांग के लिए इनको जाना जाता है, सूर्य कवि भी इनको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा गौरव सम्मान हरियाणा के तहत निम्न राशि दी जाती है। तो हरियाणा गौरव सम्मान के तहत 20, 25, 51 या 30,000 रुपये। तो हरियाणा गौरव सम्मान के तहत जो राशि दी जाती है ये 51,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान के तहत दी जाने वाली नगद राशि कितनी है? 2, 5, 3 या 4 लाख रुपये। तो आजीवन साहित्य साधना सम्मान के लिए, और ये राशि जो दी जाती है ये है 5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि 50,000, 1 लाख रुपये, 1.5 या 2 लाख रुपये। तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि, और ये है 1 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन है सूर्य सम्मान के तहत दी जाने वाली राशि 50,000, 1 लाख, 2 या 1.5 लाख रुपये। तो सूर्य सम्मान के तहत जो राशि दी जाती है, और ये है 1.5 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में स्वर्ण पदक विजेता को ओलंपिक को निम्न ग्रुप पर नियुक्त किया जाता है। तो हरियाणा में स्वर्ण पदक विजेता को कौन से ग्रुप के पद पर नियुक्त किया जाता है? पोस्ट बतानी है अपनी, ग्रुप ए, बी, सी या डी वाली पर। तो जो ओलंपिक में स्वर्ण लेकर आता है उसे जो पोस्ट दी जाती है, और ये है ग्रुप ए वाली। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में ओलंपिक में रजत पदक विजेता, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को यहाँ पर ये पोस्ट दी जाती है।
तो कौन किसमें? ओलंपिक खेलों में जो रजत लेकर आता है और एशियाई खेलों में, एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों में। तो उन्हें जो पोस्ट दी जाती है वो ग्रुप बी वाली है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5 करोड़ रुपए। तो हरियाणा में ओलंपिक खेलों में रजत पदक विजेताओं को दी जाने वाली राशि, और ये होती है 3 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में एशियन खेलों में रजत पदक विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली नगद राशि। तो हरियाणा में एशियन खेलों में रजत पदक विजेता को दी जाने वाली राशि, और ये है 1.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि। किसमें? कॉमनवेल्थ खेल में 50, 75, 25 या 10 लाख रुपए। तो कॉमनवेल्थ खेल में अगर कोई रजत पदक लेकर आता है तो पुरस्कार स्वरूप उसे जो राशि दी जाएगी तो वो 75 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंजाबी साहित्यकार अकादमी पुरस्कार, हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार, इसमें राशि कितनी है? और इसमें जो है ये ऑप्शन डी वाली है, ये सभी हरियाणा पंजाब गौरवमुखी पुरस्कार, संतोष सिंह पुरस्कार और संत रतन सिंह वहमी पुरस्कार। राशि देख सकते हैं, इसमें एक 25 है, 51 है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्थात भीम अवार्ड में नगद राशि के अतिरिक्त दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? तो भीम अवार्ड में नगद राशि के साथ और क्या दिया जाता है? प्रशस्ति, प्रमाण पत्र, रोल ऑफ ऑनर, दोनों या कोई से भी नहीं। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है, प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और रोल ऑफ ऑनर भी दिया जाता है नगद राशि के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में भीम पुरस्कार निम्न के द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। और इसमें जो हमारा सेंसर है, तो जैसे सेंटर में राष्ट्रपति शपथ वगैरह दिलाता है, तो इसी प्रकार जो राज्य होता है इसमें राज्यपाल ही शपथ वगैरह दिलाता है और पुरस्कार भी यही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले को हरियाणा राज्य परिवहन में आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है? भीम पुरस्कार, मुख्यमंत्री, रत्न पुरस्कार, चौधरी देवीलाल, ए और बी दोनों। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें भीम पुरस्कार लेकर आता है तो हरियाणा का जो राज्य परिवहन है उसमें उन्हें आजीवन निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि। किसमें? नेशनल गेम में अगर कोई स्वर्ण लेकर आता है, 2, 3, 4 या 5 लाख रुपए, और ये राशि है 5 लाख रुपए। तो ये स्वर्ण वालों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हरियाणा में नेशनल गेम्स में रजत पदक विजेताओं को दी जाने वाली नगद राशि। किसमें? नेशनल गेम में अगर कोई दूसरे नंबर वाला रजत लेकर आता है। तो इसमें जो राशि है ये ऑप्शन बी वाली है, 3 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नेशनल गेम्स में कांस्य पद अगर कोई जीता है तीसरे नंबर वाला, तो उसकी राशि कितनी है? तो उन्हें जो पुरस्कार स्वरूप जो राशि मिलती है ये 2 लाख रुपए है। अगला, चौधरी जननायक देवीलाल पुरस्कार के तहत जिला स्तर पर अगर कोई निम्न राशि इसमें कहने का है कि चौधरी जो जननायक देवीलाल पुरस्कार जो है इसके तहत जिला स्तर पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? और जिला स्तर पर जो दी जाती है तो ये 25,000 रुपये है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कौन सी है? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार के तहत, और इसके तहत जो राशि दी जाती है तो ये है 1 लाख रुपये। नेक्स्ट है, हरियाणा में एशियन खेलों में कांस्य पदक विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार राशि। किसमें? हरियाणा में एशियन खेलों में कांस्य पदक देने जो विजेता जो है अगर कोई जीत कर लेकर आता है एशियन खेलों में कांस्य पदक, तो उसे कितनी राशि दी जाती है? तो पुरस्कार स्वरूप उसे जो राशि दी जाएगी 75 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कॉमनवेल्थ जो खेल है इसमें कांस्य पदक विजेताओं को दी जाने वाली नगद राशि। किसमें? कॉमनवेल्थ खेल में अगर कोई कांस्य पदक लेकर आता है तो उन्हें जो राशि दी जाएगी ये है ऑप्शन सी वाली 50 लाख रुपए। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्रमदेवी पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि, और ये है ऑप्शन बी 20,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महावीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली राशि, और यह है 1 करोड़ रुपए।
और हरियाणा में परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली राशि, तो महावीर चक्र को 1 करोड़ रुपए है, तो परमवीर चक्र को कितनी है, तो इसके हैं 2 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने वाले को कितनी राशि दी जाती है? 50,000, 1,75,000 या कोई सभी नहीं। तो अंतर्जातीय जो विवाह करते हैं उन्हें जो यहाँ पर राशि दी जाती है ये 1 लाख रुपए है। अगला, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए दिया जाता है? तो सूर्य सम्मान पुरस्कार सिनेमा, कृषि, साहित्य या खेल के लिए। तो सूर्य सम्मान पुरस्कार, और ये है ऑप्शन सी वाला, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार हाली, पुलित्जर, ग्रैमी या सरस्वती पुरस्कार। तो उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा जो दिया जाता है ये हाली पुरस्कार है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे स्टैट की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।